बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ महजबी, लेक्चरर बॉटनी। आज हम अपना बायोलॉजी सेकंड ईयर का नया चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है और कौन कौन से नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर असरअंदाज होते हैं और हमारा जो है वो किस तरह से असर है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। इकोसिस्टम को समझने से पहले सबसे पहले हम इकोलॉजी को स्टडी करेंगे। इकोलॉजी का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से निकला है ओइकोस, जिसकी मायने है द फैमिली हाउस होल्ड। इको का मतलब है द फैमिली हाउस होल्ड एंड द लोगो के मतलब होता है स्टडी ऑफ, यानी कि इकोलॉजी इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ लाइफ या लाइफ विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजी के अंदर हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं। द टर्म ओरिजिनली वॉज यूज बाय द जर्मन जोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकेल इन 1866। ये आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किसने टर्म को यूज़ किया था इकोलॉजी की और कौन से सन में यूज़ किया था। ही कॉल्ड इट इकोलॉजिक एंड डिफाइंड इट एज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ एनिमल टू द इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट के अंदर जितनी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं उनका और एनिमल्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। एनिमल्स के अंदर हम ह्यूमन के रिलेशनशिप को भी डिस्कस करते होते हैं। इन्वायरमेंट इंक्लूड नॉट ओनली द फिजिकल बट ऑल्सो द बायोलॉजिकल कंडीशन अंडर विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स। तो यही वाली बात कि इन्वायरमेंट के अंदर सिर्फ हम फिजिकल चीज़ों को नहीं, यानी नॉन लिविंग थिंग्स को नहीं, हवा पानी को नहीं, बल्कि बायोलॉजिकल कंडीशंस को भी स्टडी करते हैं। जिस इन्वायरमेंट में जो एनिमल रह रहा होता है उस इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ उस पर असरअंदाज हो रही है या जो भी चीज़ अपना ताल्लुक़ उसके साथ बना रही है उसको हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। रिलेशनशिप इंक्लूड इंटरेक्शन विद द फिजिकल वर्ल्ड एंड विद द मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज़ एंड द सेम स्पीशीज़। तो वही बात हो गई कि रिलेशनशिप जो हम स्टडी कर रहे हैं एनिमल्स का और इन्वायरमेंट का, उसमें हम फिज़िकल इन्वायरमेंट को भी स्टडी करते हैं और साथ हम ये भी देखते हैं कि उस एनिमल के ऊपर दूसरे एनिमल्स का क्या असर है या उसी स्पीशीज़ के जो मेंबर्स हैं उनका क्या असर है। तो इकोलॉजी बेसिकली स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विद दिस इन्वायरमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम टर्मिनोलॉजीज़ और देयर इंट्रोडक्शन, जिसमें हम इकोसिस्टम, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, लेवल ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोम्स को करेंगे। ये तमाम चीज़ें आप फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम उसको फिर भी एक बार गो थ्रू करेंगे। अ नेचुरल एरिया वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल इन्वायरमेंट इंटरेक्ट एंड एक्सचेंज मटीरियल बिटवीन दैम सो एज टू अचीव फंक्शनल स्टेबिलिटी इज़ नोन एज द इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम क्या, कोई भी नेचुरल एरिया जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है और वहाँ का उसका जो फिज़िकल इन्वायरमेंट है उसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है और उस इन्वायरमेंट के साथ लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने मटीरियल को भी एक्सचेंज कर रहे हैं। यानी एनिमल की डेथ हो गई, उसकी बॉडी इन्वायरमेंट का हिस्सा बन गई, वहाँ से फिर उसको किसी ने अपनी फूड बना लिया, इस तरह से जो है वो फिर डिफरेंट मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा होता है। द मेजर यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज़ द इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंट विद इन द कन्फाइंस ऑफ द इकोसिस्टम। तो वही वाली बात, ऊपर वाली बात कि ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ उस इन्वायरमेंट में रहने वाले एनिमल्स या उस इन्वायरमेंट में रहने वाले फ़िज़िकल फैक्टर्स के साथ इंटरेक्शन कर रहा होता है जिस इन्वायरमेंट में वो ख़ुद रह रहा होता है। यानी अगर मैं कहूँ कि ये एक टेरिटरी मैंने बना ली है, यहाँ पर कोई ऑर्गेनिज़म रहता है, अब इस जगह पे जितनी भी लिविंग नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपना रिलेशन जो है इसके साथ शो करेंगी। इकोसिस्टम के अंदर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। अब कुछ चीज़ें तो यहाँ पर भी मौजूद है ना, क्योंकि ये इसकी टेरिटरी से दूर आ जाती हैं तो इनका इसके ऊपर कोई ख़ास असर नहीं होता या इसको हम इकोसिस्टम के अंदर डिस्कस नहीं कर रही होती हैं। द इको पार्ट ऑफ द वर्ड रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट एंड द सिस्टम पार्ट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड प्लांट्स एंड फंक्शन एज अ यूनिट। तो इकोसिस्टम का क्या मतलब है? इकोसिस्टम का मतलब ये है कि मतलब एक ख़ास इन्वायरमेंट के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, जो एज अ मतलब यूनिट काम कर रहे हैं, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। द इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स, द लिविंग कंपोनेंट एंड द नॉन लिविंग और फिजिकल कंपोनेंट।
जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं उसमें आपके पास उसको हम बायोटिक कंपोनेंट्स का नाम देते हैं, और जो फिज़िकल कंपोनेंट्स हैं उनको हम एबायोटिक कंपोनेंट्स का नाम देते हैं। यहाँ पर कुछ की एग्जांपल दी हुई है। बायोटिक कंपोनेंट्स में एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, और फिज़िकल कंपोनेंट के अंदर एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, सॉइल और वाटर आ जाएगा। अब हमारे पास आ जाती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को पहले ही पढ़ा हुआ है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़ अकरिंग टुगेदर इन अ स्पेस एंड टाइम। एक ही ख़ास एरिया में ख़ास टाइम के अंदर जो एक जैसे स्पीशीज़ रह रही होती है वो पॉपुलेशन। जैसे ह्यूमन की एक पॉपुलेशन है, कैट्स की एक पॉपुलेशन है, डॉग्स की एक पॉपुलेशन है। द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इनहिबिट एन इकोसिस्टम मेक अ पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इकोसिस्टम डू नॉट फंक्शन इंडिपेंडेंटली ऑफ द ईच अदर। पॉपुलेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट काम नहीं करती। पॉपुलेशन हमेशा एक दूसरे पर डिपेंड कर रही होती है। वी आर डिपेंडिंग अपॉन अदर एनिमल्स एंड अदर प्लांट्स। एनिमल्स आर डिपेंडिंग अपॉन अदर एनिमल्स फॉर द फूड। और इसी तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। सम पॉपुलेशन कम्पीट विद अदर पॉपुलेशन फॉर रिसोर्सेज। जैसे अब अगर हम कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, 2-3 ऑर्गेनिज्म है, 2-3 एनिमल्स हैं जो किसी ख़ास एरिया में रहती हैं और उनकी फूड सेम है, उस फूड को हासिल करने के लिए उनके दरमियान पॉपुलेशन होगा। वाटर के लिए कंपटीशन होगा, वाटर के लिए कंपटीशन होगा, और रहने के लिए की जगह जिसको हम स्पेस कहते हैं उसके लिए भी कंपटीशन होगा। इन सम केसेस वन पॉपुलेशन इज़ द फूड रिसोर्स फॉर अनदर। इसी तरह से अगर हम कहें कि किसी भी एरिया में रैट्स भी रह रहे हैं, कैट्स भी रह रही हैं, तो रैट्स आर द फूड फॉर द कैट्स। 2 पॉपुलेशन में म्यूचुअली बेनिफिट ईच अदर। तो ये भी हो सकता है कि 2 पॉपुलेशन इकट्ठी रह रही हैं और दोनों एक दूसरे को फ़ायदा दे रही हैं। तो इस तरह से पॉपुलेशन जो है चाहे जितनी भी हो इंटरडिपेंडेंट नहीं होती है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज़ कम्युनिटी। ऑल पॉपुलेशन विद इन एन इकोसिस्टम आर नोन एज द कम्युनिटी एंड इन वन और अनदर मैनर इंटरकनेक्टेड टू वन अनदर। जब बहुत सारी पॉपुलेशन इकट्ठी रहती हैं दैट मेक द कम्युनिटी, और कम्युनिटी एक दूसरे पर असरअंदाज हो रही होती है। नाउ लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम। तो लेवल हमारे पास क्या है, बहुत सारे लेवल्स हैं, जिसमें से जो हम बेसिक इकोसिस्टम के अंदर डिस्कस करते हैं दैट इज़ इंडिविजुअल इकोसिस्टम ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में आप मैन को डिस्कस कर सकते हो, बोथ रिस्पॉन्ड टू एंड इन्फ्लुएंस द फिजिकल इन्वायरमेंट। पॉपुलेशन इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ फ्रॉम पॉपुलेशन विच कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ मेंबर्स। यानी पॉपुलेशन में हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं, पॉपुलेशन में हम डिस्कस करते हैं कि उस पॉपुलेशन के मेंबर्स कौन कौन से हैं, उस पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या है, और उसमें एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। कम्युनिटी फर्दर इंडिविजुअल ऑफ दीज पॉपुलेशन ट्रैक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड विद इंडिविजुअल ऑफ द अदर स्पीशीज। अभी हमने पढ़ा कि कम्युनिटी के अंदर आपके पास डिफरेंट पॉपुलेशंस आ जाती हैं। बायोम, जिसको हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। तो बायोम क्या है, कोई भी बड़ी रीजनल कम्युनिटी विच इज़ प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय द एनवायरनमेंट। ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि कोई भी रीजनल एरिया जिसके ऊपर उसका क्लाइमेट असरअंदाज करता है, जिसकी वेजिटेशन जो है उसके क्लाइमेट के हिसाब से होती है, जिसके एनिमल जो उसके क्लाइमेट के हिसाब से होते हैं, दैट इज़ नोन एज द बायोम। जिस कुछ हमने मेजर बायोम जो है वो डिस्कस किए हैं, जिनमें से फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट आ जाता है। कंबाइंड बायोम ऑफ अर्थ टुगेदर फॉर्म द प्लानिटरी इकोसिस्टम। और जब ये सारे बायोम्स इकट्ठे होते हैं तो हमारा एक प्लानट बन जाता है। नेक्स्ट इज़ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, इट इज़ अ थिन लेयर ऑफ अर्थ इन विच ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट। यानी अगर मैं कहूँ जो ये अर्थ है, यहाँ तक हम कहते हैं कि हमें लाइफ मिलती है, तो ये वाला जो एरिया दैट इज़ नोन एज बायोस्फीयर। इन अदर वर्ड द अर्थ रिलेटिवली थिन जोन ऑफ एयर, सॉइल एंड वाटर that is capable of supporting life is called the biosphere. Biosphere range from about 10 kilometer into the atmosphere to the deepest ocean floor. यानी समंदर की गहराई से लेकर, अगर समंदर की गहराई यहाँ पर ख़त्म हो रही है, से लेकर हमारे एटमॉस्फेयर में 10 किलोमीटर तक हमारा जो है वो बायोस्फीयर मौजूद है, यानी जहाँ जहाँ पर ज़िंदगी एग्जिस्ट कर सकती है। दिस इज़ द कम्बिनेशन ऑफ 2 Greek words, bio means life and sphere means space. Organism within the biosphere not only adapt to environment but also interact to modify and control chemical and physical condition of the biosphere. यानी सिर्फ ये नहीं है कि एनिमल किसी बायो एरिया में रह रहे हैं, इकोसिस्टम के अंदर रह रही हैं, तो वो उस इन्वायरमेंट के लिए अपने अंदर अडाप्टेशन पैदा कर लेते हैं, बल्कि ऐसा भी होता है कि एनिमल्स की अपने केमिकल रिएक्शंस, उनकी अपनी फ़िज़िकल कंडीशन की वजह से बायोस्फीयर भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। यानी हम जैसे हम कह रहे हैं कि हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है, यानी हमने इन्वायरमेंट को चेंज कर दिया है। वी आर नॉट अडॉप्टेड टू द ग्लोबल वार्मिंग, वी आर चेंजिंग द इन्वायरमेंट
और इसके अलावा हम अपनी हीट को हम इन्वायरमेंट की हीट को बढ़ाते जा रहे हैं, यानी ऑर्गेनिज्म खुद भी इन्वायरमेंट को चेंज कर सकता है। अब हमने बात की कि बायोस्फीयर वो एरिया है जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, तो बेसिकली कोई ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे रह रहा होता है दैट इज़ नॉन एज हैबिटेट। द एक्चुअल लोकेशन और अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट। एन ऑर्गेनिज्म respond to a variety of environmental factors and only when all of them are within the range of tolerance can inhabit a location। यानी ऑर्गेनिज्म जो है वो जिस इन्वायरमेंट में रहता है, जिस एरिया में रहता है, जिस जगह पे रहता है दैट इज़ नॉन एज हैबिटेट। और वो कहते हैं कि हैबिटेट में जो ऑर्गेनिज्म रह रहा होता है वो बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड कर रहा होता है और वो उन फैक्टर्स को रिस्पॉन्ड करता है विच आर इन द टॉलरेंस रेंज, जिनको वो टॉलरेंट कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्ड भी उन्हीं को कर रहा होता है। हैबिटेट के साथ हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी आती है दैट इज़ निक। तो पहले हैबिटेट मतलब स्टूडेंट्स ये समझते होते हैं कि हैबिटेट और निक जो है वो एक ही वर्ड है, नहीं ऐसा नहीं है। निक इज़ अ डिफरेंट वर्ड। निक कोई डिफरेंट डेफिनेशन हमारे सामने आती है, उनमें से एक डेफिनेशन क्या है, इन 1917 जोसेफ ग्रिनल एन अमेरिकन ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होते हैं, zoologists who deal with the scientific study of the words, first proposed the term nick in the ecology। the habitat and nick are close related। वो related ज़रूर हैं, मतलब nick और habitat को आप relate कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि दोनों चीज़ें सेम है। nick क्या है, it is defined as the ultimate distributional unit within which a species is restrained by the limitation of its physical structure and its physiology। तो निक बेसिकली क्या है, अल्टीमेट डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट, यानी एक डिस्ट्रीब्यूशनल यूनिट है, एक ऐसा एरिया है विद इन विच अ स्पीशी इज़ रिस्ट्रेन्ड बाय द लिमिटेशन, जहाँ पर कोई भी स्पीशी अपनी लिमिटेशन के साथ रह रही होती है। लिमिटेशन किसके अंदर, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के अंदर और उसकी फिजियोलॉजी के अंदर। ये चीज़ आपको चार्ल्स एटन की डेफिनेशन समझ आएगी। उसने कैसे डिफाइन किया निक को, बेसिक रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द कम्युनिटी, what it does, its relationship to its food and animals। यानी कि हैबिटेट क्या है, हैबिटेट वो एरिया जहाँ पर ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, कोई स्पीशी रह रही है, जिस एरिया में रह रही है वहाँ पर वो जो अपना रोल प्ले कर रही है दैट इज़ नॉन एज द निक। यानी वो अपने फूड के लिए क्या रोल प्ले कर रही है, वो अपने एनिमल्स के साथ क्या रोल प्ले कर रही है, दैट मेक द निक। वी डिफाइन द निक एज द स्पीशी ऑक्यूपेशन। इट रेफर्स टू अ प्रोफेशन और जॉब ऑफ आवर ऑर्गेनिज्म। यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जहाँ पर रह रहा है वहाँ पर क्या काम कर रहा है, दैट मेक इट्स निक। इकोसिस्टम आर कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट जॉब्स और वेज ऑफ लाइफ। दीज वेज आर पर्टिकुलरली कंसर्न विद फीडिंग। यानी वो रोल क्या है, फीडिंग। द रोल ऑफ पर्टिकुलर स्पीशी विद इन एन इकोसिस्टम इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स इंटरेक्शन विद द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली हम इसके अंदर इसको स्टडी कर रहे होते हैं। निक की एक और डेफिनेशन दी हुई है, निक इज़ अ डिफाइंड एज द रोल ऑफ स्पीशी प्ले इन अ कम्युनिटी इंक्लूडिंग बिहेवियर एंड इन्फ्लुएंस। वही बात है कि निक बेसिकली क्या है, उस स्पीशी का रोल है जो वहाँ पर रहकर प्ले कर रहा है, कम्युनिटी में उसका क्या रोल है, कैसे और कौन कौन सा रोल, बिहेवियरल रोल क्या है और किस तरह से वो दूसरी चीज़ों के ऊपर इन्फ्लुएंस कर रहा है। Ecological nick with habitat also species how the organism get its supply of energy and material। के अंदर हम और क्या चीज़ देखते होते हैं कि ऑर्गेनिज्म अपनी फूड को कैसे हासिल कर रहा है, ऑर्गेनिज्म एनर्जी और मटेरियल का कैसे ट्रांसफ़र कर रहा है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिजम्स प्रीडेटर, प्रे एंड कंपिटिटर एज वेल एज इट्स बिहेवियर एंड इंटरेक्शन आर कंसीडर एलिमेंट्स ऑफ इट्स निक। ये कहते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रीडेटर है या कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रे है, उनके दरमियान कंपटीशन, वो किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दैट मेक द निक। इन एडिशन निक इंक्लूड ऑल द फिजिकल एनवायरनमेंट फैक्टर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल सच एज रेंज ऑफ टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी, द pH ऑफ द वाटर एंड सॉइल। तो ये तमाम चीज़ें निक के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी आती है एटिकोलॉजी एंड सिनिकोलॉजी। इसमें आपसे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, इसमें अलग अलग करके आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। बेसिकली ऑर्टिकोलॉजी और सिनिकोलॉजी स्टडी हैं। अब किस तरह से स्टडी है ऑर्टिकोलॉजी के, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ अ सिंगल पॉपुलेशन टू इस इन्वायरमेंट इज कॉल्ड द इकोलॉजी। ऑर्टिकोलॉजी एक सिंगल पॉपुलेशन अपने इन्वायरमेंट में किस तरह से असरअंदाज हो रही है उसको स्टडी करना ऑर्टिकोलॉजी कहलाती है। यानी किसी भी जगह पे जाके हम सिर्फ ह्यूमंस को स्टडी कर रहे हैं या किसी भी जगह पर जाकर हम प्लांट की किसी एक स्पीशी को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी सोयाबीन के खेत में जाते हैं, वहाँ पर हम 50 to 100 प्लांट्स को स्टडी करना शुरू कर देते हैं। यानी हम सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन को स्टडी करें तो हम ऑर्टिकोलॉजी की बात कर रहे हैं। इन ऑर्डर टू नो द इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन देयर
growth and yield, you are studying the single or one population of soybean plant, the study of। इन्हें हम क्या स्टडी करते हैं कि जिस जगह पर ये उगा हुआ है वहाँ के न्यूट्रिएंट्स उस पर क्या असरअंदाज कर रहे हैं। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि अगर हम पॉल्यूटेड वाटर को देना शुरू कर दें तो उसकी ग्रोथ पे क्या असर होगा। यानी सिंगल प्लांट स्पीशी को डिस्कस कर रहे हैं, सिंगल एनिमल स्पीशी को डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज़ नोन एज द ऑर्टिकोलॉजी। सिनिकोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़। जब हम डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट पॉपुलेशन को स्टडी करें, दैट मेक द सिनिकोलॉजी, जिसको आप कम्युनिटी इकोलॉजी का नाम भी देते होते हो। At different species in an environment, when all the populations are studied at the same time, then it make the synicology। यानी जब आप सारी population को एक ही वक्त में study कर रहे हो। For this purpose, various aspects of communities like the origin, structure and composition of community are considered. The history of community as well as its dynamics are also taken into the account, because community is not a fixed entity, but different changes are going to occur at different levels at different time। तो कहते हैं कि कम्युनिटी की हिस्ट्री को भी हम स्टडी करते हैं सिनिकोलॉजी के अंदर, क्योंकि हम कभी भी कम्युनिटी रुकती नहीं है। हम ही देखते हैं कि कम्युनिटी के अंदर कभी कोई पॉपुलेशन बढ़ रही है, कभी कोई पॉपुलेशन कम हो रही है, तो साथ साथ हम उसकी हिस्ट्री को भी डिस्कस करते होते हैं। वाइल स्टडिंग द कम्युनिटी वी कम अक्रॉस 3 लेवल्स ऑफ इंटीग्रेशन। यानी जब भी आपने कम्युनिटी को डिस्कस करना है, आपने 3 चीज़ों को स्टडी करना है, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, जिनको हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। बड़े आसान से हैं, 2 कंपोनेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, विच सपोर्टेड बाय द बायोस्फीयर। Biosphere is spread out over the surface of planet Earth, extended about 800 km in the upper reaches and atmosphere also in same distance into the depth of ocean। जैसे हमने यहाँ पर बात की कि ओशन की डेप्थ से लेकर एटमॉस्फेयर के 8 से 10 किलोमीटर तक का जो फासला है, दैट मेक द बायोस्फीयर। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट, जैसे एयर, वाटर, सॉइल। इन इकोलॉजिकल टर्म दे आर कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर आपके पास एयर आ जाएगी, इन्हें हम एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें। हाइड्रोस्फेयर के अंदर वाटर आ जाएगा, लिथोस्फेयर के अंदर अर्थ आ जाएगी। प्रोसेसेस इन इकोसिस्टम। इन इकोसिस्टम में क्या क्या प्रोसेसेस हैं, यानी कि इकोसिस्टम में जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके आपस में क्या इंटरेक्शन है। द मेन प्रोसेस अकरिंग इन एन इकोसिस्टम इंक्लूड फीडिंग। यानी बेसिक इकोसिस्टम के अंदर जो बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स के दरमियान रिलेशन है, दैट इज़ फीडिंग, दैट इज़ सर्कुलेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स टुगेदर विद एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम। यानी फीडिंग है, केमिकल एलिमेंट्स का एक्सचेंज है, और एनर्जी का जो है ना वो फ्लो है। इस चीज़ को हम बेसिकली डिस्कस करते होते हैं इकोसिस्टम के अंदर। आप देखें बायोटिक कंपोनेंट भी आपको दिखाए हुए हैं, जिनको हमने पीछे डिस्कस कर लिया, बायोटिक कंपोनेंट्स भी आपके साथ डिस्कस किए हैं। एक वर्ड होता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या है? द फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड इज़ नॉन एज द टोपोग्राफी। यानी वहाँ पर कितने माउंटेन्स हैं, कौन कौन से माउंटेन्स हैं, उनकी हाइट कितनी है, इसी तरह से रिवर कितने हैं, कितनी उनकी चौड़ाई है, कितनी दूर तक जाते हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो टोपोग्राफी के अंदर स्टडी की जाती हैं। तो बेसिकली हम एबायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के इंटरेक्शन को डिस्कस कर रहे थे। एन इकोसिस्टम इज़ मेड अप ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। हमारे पास इकोसिस्टम में ये 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। ऑल द कंसर्न विद द फीडिंग प्रोसेस, यानी ये तमाम के तमाम कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ फीडिंग के लिए, सर्कुलेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट्स एंड फ्लो ऑफ एनर्जी के साथ जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती हैं। अब हम देखते हैं कि इन तीनों टर्मिनोलॉजी को हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, और डिकम्पोजर्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टुवर्ड द प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स आर द ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स विच कैप्चर एंड ब्रिंग लाइट एनर्जी इनटू द इकोसिस्टम। जैसे प्लांट्स वगैरह जितने भी हैं, दे आर एबल टू मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम सिंपलर इनऑर्गेनिक फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और ये ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। कंज्यूमर्स क्या हैं? जो बनाई फूड को हासिल करते हैं। दे आर प्राइमरी एनिमल्स विच ऑब्टेन एनर्जी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एज ऑलरेडी मेड ऑर्गेनिक फूड। दे आर मेनली हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। डिकम्पोजर्स क्या हैं? फंजाई, वो बैक्टीरिया जो डेड एनिमल या प्लांट्स या डिकेइंग एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर से अपनी एनर्जी को हासिल करते हैं। दे रिलीज केमिकल एलिमेंट्स एज आयन,
द मेन केमिकल आयन आर नाइट्रेट्स, अमोनिया, फॉस्फेट, पोटाशियम एंड कैल्शियम। फिर ये तमाम के तमाम आयन जो है वो ज़मीन में शामिल हो जाते हैं और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ा देते हैं। इस तरह से हर ऑर्गेनिज़म जो है वो अपना एक बेसिक रोल प्ले कर रहा है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फूड चेन, फूड वेब्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस करें। जी, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़।